औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है डीएनए के बारे में। डीएनए जो है लास्ट वीडियो के अंदर इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। डीएनए क्या होता है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे सेल के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर। इसके अलावा थोड़ी बहुत मिकदार में ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। तो आज हम डीएनए के बारे में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो डीएनए जो है, जिसका हमने पहले भी आपको इसका एब्रीवेशन बताया था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो है एक हेरिडिटी मटेरियल है, विरासती मादा है, जो कि नस्ल दर नस्ल एक नस्ल से क्या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, विरासती मादा है यानी ये विरासत को वालिदैन में जो खसूसियात होंगी, जो जेनेटिक लेवल पे होंगी, उनको उनके बच्चों में ये ट्रांसफ़र करेगा। इस वजह से इसको हम हेरिडिटी मटेरियल या विरासती मादा भी कहते हैं। अब ये एक विरासती मादा है, ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अब जो न्यूक्लियोटाइड जिनसे ये मिलकर बना हुआ है वो 4 टाइप के होते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनकी टाइप डिपेंड करती है कौन सी नाइट्रोजन बेस है जो कि न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होती पेंटोज शुगर, एक होती है राइबोज शुगर जिसको हम कहते हैं, एक होता है फास्फोरिक एसिड और एक होती है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 पे लगती है पेंटोज शुगर के, 3 पे लगता है OH ग्रुप, और कार्बन नंबर जो 5 है जो आउट ऑफ द रिंग होती है उस पे लगता है फास्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर बनाती थी न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो नाइट्रोजन बेस है उस पे डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस आ सकती हैं, जैसा कि अगर एडेनिन लगी हो। ठीक है, जैसा कि अगर एडेनिन लगी होगी तो उस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं एक जनरल फार्मूला फिर आपको बना के दिखा देता हूँ, लास्ट कह लें कि वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये बना के दिखाया था। जिस तरह से हम कह सकते हैं ये एक हम बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का फार्मूला। ठीक है, अब ये मैंने बनाई है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे अगर लगी हुई है एडेनिन और यहाँ पे आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन होगी और उसके ऊपर लगा होगा फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप लगा होगा। तो अगर एडेनिन लगी हुई है यहाँ पे तो इसका फार्मूला बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक हो गया। और अगर इधर मैं लिख दूँ G तो ये बन जाएगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब नाइट्रोजन बेस चेंज करने से बाकी सारा का सारा सेम रहता है, सिर्फ नाइट्रोजन बेस हम चेंज कर दें, इस वजह से ये न्यूक्लियोटाइड जो है उसका नाम चेंज हो जाता है। इस तरीके से अगर मैं साइटिडीन मोनोफॉस्फेट बनाना है तो इसकी जगह अगर मैं C लगा दूंगा तो ये बन जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इस तरीके से अगर मैं T लगा दूँ तो ये बन जाएगा थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब ये है कि 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, 4 न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बना देता है। अब जो 4 न्यूक्लियोटाइड की टाइप है वो डिपेंड किस पे कर रही हैं, नाइट्रोजन बेस पे डिपेंड कर रही हैं। अच्छा, अब जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, जैसे फर्स्ट का एक न्यूक्लियोटाइड है फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में ये जो बॉन्ड है जो इसको आपस में जोड़ रहा है 2 न्यूक्लियोटाइड को, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एक जाके मैं उधर एक्सप्लेन करूँगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बना देंगे। ठीक है, अगर 2 मिले हैं तो उसको कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। इस तरीके से अगर 3 मिले हैं तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 4 मिले हैं तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी जब बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं NAD। NAD एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है। NAD का जो नाम है उसको कहते हैं निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एब्रीवेशन में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है। अच्छा, अब ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि NAD क्या होता है, लेकिन जनरली तौर पे मैं आपको बता दूं ये कोएंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में काफ़ी यूज़ होता है, जिसका नाम है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये है कि ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है और ये कोएंजाइम है जो कि सेल में होने वाले बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कोएंजाइम के तौर पे यूज़ होता है।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक साइंटिस्ट अरविंद चारगफ। अरविंद चारगफ ने जो है वो सेल को बड़े तफसील के साथ डिस्कस किया और उसने ये बताया कि नाइट्रोजन बेस जैसे कि एडेनिन, थायमीन है, गवानीन है, साइटोसिन है। अब एडेनिन की मिकदार जितनी सेल के अंदर होगी उतनी ही मिकदार किसकी होगी, थायामीन की होगी, ये इसने बताया। इसके बाद इसने ये भी बताया कि जितनी मिकदार सेल में साइटोसिन की होगी उतनी ही मिकदार ऑलमोस्ट इक्वल रेशो में जो है वो साइटोसिन के मुकाबले में क्या पाई जाएगी, गवानिन पाई जाएगी। इसका मतलब ये है ए और टी जो है एडेनिन थायमिन बराबर होंगे सेल के अंदर, और इसके साथ साथ गवानिन और साइटोसिन जो है इनकी रेशो भी सेल में बराबर होगी। ये किसने बताया था, अरविंद चारगफ ने 1951 के अंदर इसने ये बताया था। अब आते हैं डीएनए के मॉडल की तरफ। तो डीएनए जो है इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से है ये हम आगे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो दो साइंटिस्ट है मोराइस विल्किंस एंड रोसलिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज़ करते हुए डीएनए का मॉडल पेश किया। अब असल में कहा यही जाता है कि असल जो डीएनए का मॉडल पेश करने के पीछे जिनकी मेहनत थी वो थे रोसलिन फ्रैंकलिन एंड मोराइस विल्किंस, लेकिन किसी वजह से वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाए और उनकी इन्फॉर्मेशन क्या लेकिन लीक हो गई थी और उस पर काम कर लिया जेएमडी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। और इन्होंने फिर जो जेएमडी वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने थे, इन दोनों का साइंटिस्ट का मोराइस विल्किंस का काम पब्लिश होने से पहले उन्होंने मेहनत की जल्दी से और उसके अपने काम को पब्लिश करके ये बता दिया दुनिया के डीएनए से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है। कभी आपने एक्सरे करवाया होगा, जब भी आप बॉडी के एक्सरे करवाते हैं तो उसमें जहाँ जहाँ बोन्स होती हैं यानी हाई डेंसिटी होती है वहाँ वहाँ पे वो वाली चीज़ जो है वो वाइट नज़र आती है। जैसे कि बोन क्या नज़र आती हैं, वाइट नज़र आती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो इर्द गिर्द स्किन होगी, जहाँ पे गोश्त है आप कह लें, मसल्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, वो स्किन ब्लैक नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि रोशनी उसमें से पास हो जाती है मसल्स में से, इस वजह से ब्लैक नज़र आती है, और जो बोन है उसमें से पास नहीं होती, इस वजह से या उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो वाइट नज़र आती है। ठीक है, इसी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया। अब कैसे किया, उन्होंने क्या किया, एक स्लाइड कह लें या कोई भी शीशे की प्लेट ले लें, उसके ऊपर उन्होंने क्या छोटा सा डीएनए का क्रोमोसोम का आप कह लें डीएनए का जो है वो ड्रॉप रख दिया। अब एक तरफ एक्सरे सोर्स थी, उन्होंने क्या किया, एक्सरे सोर्स से एक्सरेज डाली उस ड्रॉप के ऊपर जो स्लाइड के ऊपर रखा हुआ था, और इस स्लाइड के बिल्कुल मुखालिफ साइड पे उन्होंने क्या किया, एक कर्टन लगा दिया। ठीक है, ब्लैक सा आप कह लें या किसी भी कलर का, वाइट कलर का कह लें, कर्टन उन्होंने लगा दिया। जब वाइट कलर का कर्टन लगाया तो उसके ऊपर इस डीएनए का अक्स ज़ाहिर हुआ। अक्स कैसे ज़ाहिर हुआ मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से ये जो है वो ब्लैक सा मैंने एरिया किया हुआ है, तो उसमें जहाँ जहाँ पे डीएनए का थ्रेड था या डीएनए था, वो एरिया क्योंकि डेंसिटी में ज़्यादा था, इस वजह से वो एरिया वाइट नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वो एरिया जिसमें डीएनए नहीं था वो एरिया ब्लैक नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से उसने क्या किया, डीएनए का डबल हेलिकल का मॉडल पेश कर दिया, यानी कि जो डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड पे मुश्तमिल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड पे मुश्तमिल ये है। इस तरीके से उसने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बनाते हुए उन्होंने डीएनए का जो मॉडल है डबल हेलिकल मॉडल पेश किया, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लीक होगी और वो अभी काम कर ही रहे थे, उनको पता नहीं चला कि इन्फॉर्मेशन लीक होगी है। लेकिन अदर 2 साइंटिस्ट जिसका नाम है जेएमडी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने क्या किया, उस पर मज़ीद सर्च की, जल्दी से काम अपना ख़त्म किया और दुनिया के सामने ये पब्लिश कर दिया कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इनके मॉडल के मुताबिक क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि 2 जो थ्रेड से हैं उन पे मुश्तमिल है, 2 हेलिक्स हैं उन पे मुश्तमिल है, 2 स्ट्रैंड है उन पे मुश्तमिल है, और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल से मुराद ये है कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 मूव करता है और दूसरा जो है वो 5 to या 3 to 5 मूव करता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू एरिया मैंने बनाया है वो 5 to 3 मूव कर रहा है, इस तरीके से जो रेड बनाया वो 3 to 5 मूव कर रहा है। इस वजह से ये है कि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल से मुराद ये होता है कि अगर कोई चीज़ एक इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो दूसरी जो है वो इस तरफ
आ रही होगी। यानी कि एक स्ट्रैंड अगर 5 to 3 है तो दूसरा क्या होगा, 3 to 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कह लें 5 to 3, 3 to 5 आप कह सकते हैं। ये दूसरा भी एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो मुखालिफ सिमत में होंगे, ये जेएमडी वाटसन ने बयान किया था। उसने यह भी बताया था कि दो स्ट्रैंड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के ज़रिए। यानी अगर इस स्ट्रैंड की बात करें, यहाँ पे थायामीन है तो उसके मुखालिफ क्या लगेगी, एडेनिन लगेगी। यहाँ पे गुआनिन है तो उसके मुखालिफ क्या लगेगी, साइटोसिन लगेगी। और याद ये भी रखना है आपने कि जी और सी के दरमियान में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और एडेनिन और थायामीन के दरमियान में हमेशा याद रखना है डबल बॉन्ड पाया जाता है। कभी भी आपने ये नहीं कह सकते कि जो गुआनिन है वो थायामीन के साथ बॉन्डिंग बना रही है, ये एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग बना रही है, तो ये कभी नहीं होगा। हमेशा जी और सी के दरमियान में डबल बॉन्ड बनेगा, और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ए और टी के दरमियान में क्या होगा, डबल बॉन्ड में एक दूसरे के साथ किसी और के साथ लिंक नहीं बना सकते, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। इनकी ये जो पेयरिंग मैंने बताई है यही ज़रूरी है, इसके अलावा ये और पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें आपको देखें ये खाने से नज़र आ रही हैं, ग्रुप सी नज़र आ रही हैं। अब ये जो एक पोर्शन है, एक टर्न है, इसके अंदर टोटल 10 पेयर आ सकते हैं नाइट्रोजन बेसिस के। जिस तरह से 1 2 3 मैंने बनाए हैं, लेकिन इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पेयर होंगे, 10 पेयर्स होंगे। इस तरीके इसमें भी 10 पेयर, इसमें भी 10 पेयर्स मौजूद होंगे। और दो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान में जो फासला है, जिस तरह आप कह लें ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन, इसके दरमियान में ये जो फासला है ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो है 100 मिलियन पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये था डीएनए का मॉडल। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि हमने पढ़ा एक 3 to 5, 5 to 3 है। हमने 3 to 5 का लफ्ज़ ही क्यों यूज़ किया, हमने क्यों यूज़ नहीं किया 1 to 2, 2 to 1? ठीक है, या हमने कोई और क्यों नहीं लफ्ज़ यूज़ किया 5 to 3, 3 to 5 ही क्यों यूज़ किया हमने? ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, अब एंटी पैरेलल से मुराद मैंने आपको बता दिया एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है, तो एक 5 to 3 होगा, दूसरा 3 to 5 होगा। अब इसकी देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, 5 to 3 क्यों है। अगर एक पेंटोज शुगर बनाएं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाएं, तो अब ये जो नाइट्रोजन बेस है इस पर कार्बन नंबर 1 पे लगी होती है, कार्बन 2 3 4, और ये बाहर होती है 5, और 5 पे लगा होता है फास्फेट ग्रुप। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, इस पर एडेनिन लगी हुई है। कार्बन नंबर 3 पे मैं बताता हूँ, इस पे OH लगा हुआ था, और इसकी कार्बन नंबर ये 4 है, 5 पे क्या लगा हुआ है, PO4 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 5 पे लगा हुआ है PO4, और PO4 इस वक्त क्या है, फ्री है, इसलिए 5 पे लगा, इसलिए हम लिख देंगे 5'। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे लगा हुआ तो OH। अब ये जो ऊपर वाला कह ले कि न्यूक्लियोटाइड होगा, इसका कार्बन नंबर 3 पे लगा जो OH होगा, ये नीचे वाले जो न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 पे लगा हुआ था फास्फेट ग्रुप। ठीक है, ऊपर वाले का OH, नीचे वाले का जो फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे लगा, उनके दरमियान में रिएक्शन होगा। रिएक्शन इस तरह से होगा, इस तरह आप कह लें कि OH जो है वो ऊपर वाले, यहाँ पे मैं इस तरह से बना देता हूँ कि ये है एक पेंटो शुगर, यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, इसके हम बिल्कुल नीचे की तरफ एक और बना देते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है PO4। ठीक है, यहाँ पे फिर OH लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस लगी है। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले का जो कार्बन नंबर 3 पे OH लगा हुआ है, और नीचे वाला जो कार्बन नंबर 5 पे PO4 लगा, इनके दरमियान में रिएक्शंस होगा। जब इनके दरमियान में रिएक्शन होगा तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल तो खारिज हो जाएगा, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड आपस में POC बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाएंगे। ये जो POC बॉन्ड है इसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, या OC बॉन्ड भी इसको हम कह सकते हैं। ये वाला O और C बॉन्ड, ये है ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। अच्छा, अब ये भी एक ईस्टर बॉन्ड है, इस तरीके से ये भी एक ईस्टर बॉन्ड है, तो ये दो ईस्टर बॉन्ड बनते हैं, इस वजह से कहते हैं फास्फोडाइएस्टर। ठीक है, जिस तरह से यहाँ मैंने बताया था दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, और OC जो है एक एस्टर बॉन्ड। इस तरीके से ये और ये C, इसका मतलब ये है दो ईस्टर बॉन्ड बनते हैं जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ OH,
नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे लगे PO4 के साथ रिएक्ट करता है, वाटर का मॉलिक्यूल खारिज होता है और दोनों जो है आपस में जुड़ जाते हैं दो फास्ट ईस्टर बॉन्ड के जरिए। इस वजह से कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी तरीके से ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े। अब तीसरे की बात करें, इसका फिर OH होगा, इसका PO4 फिर होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। इस तरीके से ये फिर एक दूसरे के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे। अब आप देखें, मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं। इसमें जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो कार्बन नंबर 5 पे PO4 लगा हुआ है, ये क्या है, ये फ्री है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। इस वजह से हम लिखते हैं कार्बन नंबर 5 पे PO4 लगा तो 5'। इसी के साथ साथ से जो नीचे न्यूक्लियोटाइड बना है, जो जो 3 न्यूक्लियोटाइड है थर्ड, उसकी जो कार्बन नंबर 3 पे OH है, ये भी फ्री है नीचे, ये किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। कौन सी कार्बन पे है, कार्बन नंबर 3 पे है। तो इसका मतलब ये होगा 5 पे PO4 फ्री है और नीचे वाले पे 3 पे OH फ्री है, इसलिए बन गया 5 to 3'। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक 5 to 3 है, दूसरा 3 to 5 होगा, तो ये 5 to 3 है, दूसरा क्या होगा 3 to 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड अगर इसको हम उल्ट कर दें, अगर हम उल्ट करेंगे, आप देखें ये मैंने उल्ट बनाया है। अब इसमें ये कार्बन नंबर 1 होगी, कार्बन नंबर 2 होगी, कार्बन नंबर 3 होगी। अब जो कार्बन नंबर 3 है उस पर OH फ्री है, तो इसलिए हम यहाँ लिख पाएंगे 3'। अब इसकी जो कार्बन नंबर 5 पे PO4 था, अब इसके कार्बन नंबर 3 पे जो OH था वो आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे। फिर इसी तरीके से ये जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इसका 5 पे लगा हुआ जो PO4 है, ये थर्ड पे लगे OH के साथ रिएक्ट करेगा और फिर बन जाएगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अब इस न्यूक्लियोटाइड में जो कार्बन नंबर 5 पे PO4 है ये फ्री है, इसमें कार्बन नंबर 3 पे लगा OH फ्री है, इस वजह से 3'5। तो ये असल में 3'5 हम नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फ्री है तो 3, और अगर फास्फेट ग्रुप फ्री है कार्बन नंबर 5 पे तो 5'। तो एक होगा 5 to 3, दूसरा बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हम उल्ट बनाएंगे और वो बन जाएगा 3 to 5। क्लियर है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि था DNA के बारे में। DNA क्या है, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, और इसमें एक जो है 2 मॉडल हमने पेश किए हैं, और एक था एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक वाला, दूसरा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला जो कि JMD वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने पेश किया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि 5 to 3, 3 to 5 क्यों होता है। तो ये बोर्ड के अंदर वैसे जो मॉडल है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ड्रा न्यूक्लियोटाइड जैसा मैंने पहले बताया था। उसके बाद ये जो है डायग्राम आपको आ सकती है कि 5 to 3, 3 to 5 जो है वो डायग्राम ड्रा करें न्यूक्लियोटाइड के ज़रिए। तो ये भी अब आप कर सकते हैं, ये भी आपको आनी चाहिए, ये डायग्राम आनी चाहिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक आनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो DNA है ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।